शाहजेब, ये बताइएगा, दूसरे दिन में दूसरा बड़ा इस्तीफा आ जाता है, जस्टिस एजाजुल एहसन अपने ओहदे से मुस्ताफी हो जाते हैं। आप आने वाले दिनों में इन दो बड़ी खबरों के क्या असरात देख रहे हैं? देखिए, बहुत ही हैरानकुन खबर है और अनएक्सपेक्टेड खबर है। ज़ाहिर क़य्यूम सिद्दीकी साहब हों, ये वो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं जो बड़ी करीब से चीजें देखते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि वो भी ये एक्सपेक्ट कर रहे थे। जस्टिस मज़ाहिर नकवी पर के दबाव पर जरूर बात आ रही थी कि उनके खिलाफ रेफरेंस है, पर जस्टिस एजाजुल एहसन जिनका परसों इख्तिलाफी नोट सामने आया था कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी के ऊपर जो इल्जामात हैं वो उनमें वजन नहीं है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को आगे नहीं बढ़ना चाहिए, कल वो रिजाइन करते हैं मज़ाहिर नकवी साहब, और आज जस्टिस एजाजुल एहसन जिन्हें अभी कुछ अरसे बाद चीफ जस्टिस बनना है, तकरीबन 10 माह बाद उन्हें पाकिस्तान का चीफ जस्टिस बनना था, और ज़ाहिर बहुत सारी बातें की जा रही थी कि जब वो चीफ जस्टिस बनेंगे तो क्या केमिस्ट्री होगी, किस तरीके से, और ज़ाहिर बहुत ज्यादा एक हमदर्द जज ख्याल किए जाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। इसके अलावा हमने देखा मॉनिटरिंग जज थे नवाज शरीफ के खिलाफ, बहुत करीब थे जस्टिस साकिब निसार के, फिर उसके बाद बहुत करीब थे जस्टिस उमर अता बंदियाल के। जो हम ख्याल बेंच का कॉन्सेप्ट था वो जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस उमर अता बंदियाल जी के 3 रुकनी बेंच का था, जिन्होंने मुतादिद कंट्रोवर्शियल फैसले दिए, ऐसे कंट्रोवर्शियल फैसले दिए जो कोर्ट नहीं हो सकते हैं, अदालत को तकसीम दर तकसीम कर दिया। जस्टिस एजाजुल एहसन वही मॉनिटरिंग जज थे जो कि नवाज शरीफ के ऊपर जो JIT बनी थी और JIT ने तहकीकात करनी थी, और जो हीरे चुने गए थे वो सारा का सारा मामला, और फिर एहतसाब अदालत में जब ट्रायल चला तो ये मॉनिटरिंग सारी की सारी जस्टिस एजाजुल एहसन के हाथ में थी। उनका इस मौके पर अचानक इस्तीफा दे देना बहुत सारे सवाल उठाता है। कल से ये खबर दे तो जाहिर है गर्दिश कर रही थी, सोशल मीडिया पर भी बात हो रही थी कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी के इस्तीफे के बाद जस्टिस एजाजुल एहसन के खिलाफ भी क्या शिकायत आएंगी, क्या रेफरेंस आएगा, क्योंकि उनका भी एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल पास्ट है। ऑडियो लीक्स में अगर वो खुद नहीं थे तो ऑडियो लीक्स में उनका जिक्र था, मुतादिद फैसले जो कि इंतहाई मुतनाज़े थे, जिससे पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा, सियासत को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा, उसमें सब इन्वॉल्व थे। मगर अचानक उनका इस्तीफा दे देना बगैर किसी शिकायत के, क्या राह फरार उन्होंने इख्तियार की है किसी शिकायत से बचने के लिए, रेफरेंस से बचने के लिए, सवाल उठा रहा है। ठीक है शाहजेब, आपकी जाने बातें हैं। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने जिन 2 जजेस के ऊपर एतमाद का इजहार किया, बार बार किया, जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी जिन्हें बेंच में बिठाकर खामोश पैगाम दिया गया, और जस्टिस एजाजुल एहसन जिन्हें हर बेंच में लाजिम हिस्सा बनाया जाता था, तकरीबन 99% बेंचेस में वो हिस्सा होते थे। 2 बड़े जो वो साथी थे वो चले गए इस वक्त इस्तीफा देकर, और हामिद मीर साहब कह रहे हैं कि इनके खिलाफ भी एक रेफरेंस आया चाहता था जिसकी बुनियाद पर ये फैसला लिया गया है। कैसे देख रहे हैं आप? जाहिर है ऐसा तो हो नहीं सकता कि जैसे एजाजुल एहसन साहब को अपने लिए कोई खतरा ना महसूस हो रहा हो और वो उसके बावजूद रिजाइन कर जाएं। खतरा तो उन्हें महसूस हो रहा होगा, मगर सवाल यह है कि इंसान रिजाइन उस वक्त करेगा जब खतरा जेन्युइन होगा और उसे पता होगा कि उसके खिलाफ सबूत इस नोयत के हैं कि वो इस चीज का सामना नहीं कर पाएगा। वरना रेफरेंस तो जैसे काजी फैसल साहब के खिलाफ भी आया था, और उस रेफरेंस के बाद पूरा सोशल मीडिया फिर साथ में का नैरेटिव, उसके वुज़रा, फिर एस्टैब्लिशमेंट, जनरल फैज हमीद, दीगर जमातें सब पड़ गए थे जनरल फैज हमीद के कहने पर। जस्टिस काजी फैसल के खिलाफ FBR इस्तेमाल हो रहा था, शहजाद अकबर का एसेट रिकवरी यूनिट इस्तेमाल हो रहा था, मगर उन्होंने सामना किया, उनकी अहलिया ने सामना किया। अभी एक अजीब बात है कि आपने 10 महीने बाद चीफ जस्टिस बनना है इस मुल्क का और आप राय फरार इख्तियार कर रहे हैं। अगर आपको ये लग रहा था कि आपके खिलाफ कुछ होने वाला है तो आप सामना करते हैं जिस तरीके से जस्टिस काजी फैसल ने किया था। आपको इंटरप्ट कर रहे हैं, लेकिन एक चीज हम जानना चाहेंगे। आज एक नया प्रेसिडेंट सेट हुआ। पहले ये होता था कि जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई आती थी, ऐसे में जज अगर इस्तीफा दे जाए तो केस क्लोज हो जाता था, लेकिन आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने परसू करने का फैसला किया जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी के से मुतालिक इल्जामात को। तो ये कितना अहम नुकता साबित हुआ होगा, या लास्ट नेल इन द कॉफिन साबित हुआ होगा कि अगर जस्टिस एजाजुल एहसन भी रेफरेंस आने के बाद इस्तीफा देते फिर कार्रवाई तो होती, तो शायद ये एक मोड़ या वजह बनी हो। ये बड़ी अहम बात कर रहे हैं आप वजी के। ये एक ऐसी वजह हो सकती है कि आज से पहले रिवायत ये थी कि एक जज ने अगर इस्तीफा दे दिया तो वो फिर अपनी पेंशन ले, जो इल्जामात थे वो पीछे गए और वो अब अपनी जिंदगी सुकून से गुजारे, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आगे नहीं बढ़ती थी। मगर आज ये बहुत इंपॉर्टेंट फैसला हुआ कि जैसे मज़ाहिर नकवी के हवाले से ये फैसला किया गया कि जी आप मुस्ताफी तो हो गए हैं, मगर आपके खिलाफ जो प्रोसीडिंग थी वो आगे बढ़ाई जाएगी और मंतकी अंजाम तक पहुंचाई जाएगी। तो फिर जस्टिस एजाजुल एहसन ने इससे पहले कि उनके खिलाफ रेफरेंस आता, क्योंकि अगर रेफरेंस आ जाता, शो कॉज हो जाता,
और उसी तरीके से कार्रवाई आगे बढ़ती और मामला सारे के सारे अवाम के सामने आते, वो मुस्ताफी हो गए। ये बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है कि जस्टिस एजाजुल एहसन को अपने खिलाफ क्या ऐसे इल्जामात नजर आ रहे थे कि जिसके को सामने आने से और जिसको मुंतकी अंजाम तक पहुंचाने से पहले ही उन्होंने राय फरार इख्तियार की है, बजाय इसके कि उसका सामना किया है। चीफ जस्टिस बनना कोई छोटी बात नहीं है इस मुल्क का, और कौन है जो चीफ जस्टिस बनने से 10 माह पहले अपने ओहदे से मुस्ताफी हो जाएगा? और वो शख्स जो कि एक पूरा धरने का हिस्सा था जस्टिस उमरता बंदियाल के। इस मुल्क में जितनी आईनी और सियासी कंट्रोवर्सीज पैदा हुई हैं और 2017 के बाद जो तहस नहस किया गया इस मुल्क को एक वजीर आजम को निकालने के लिए और इमरान खान साहब को लाने के लिए, उसका मरकजी किरदार है जस्टिस एजाजुल एहसन साहब। बल्कि जितने जजेस मरकजी किरदार थे उनका उन मरकजी किरदारों में से भी एक मरकजी किरदार है जस्टिस एजाजुल एहसन साहब। ये मॉनिटरिंग जज थे उन सजाओं के लिए जो आज सारी ओवरटर्न हो गई हैं। नवाज शरीफ साहब को जो सजा हुई, मरीम नवाज साहबा को जो सजा हुई, वो सजाएं इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ओवरटर्न कर दी गई है। हालांकि उनकी मॉनिटरिंग ये जज कर रहे थे एजाजुल एहसन साहब। एक रिवायत पहली दफा बनाई गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, एक ब्लैक लॉ डिक्शनरी से डेफिनेशन निकाल के मुल्क के वजीर आजम को डिस्क्वालीफाई किया गया था और मुल्क का हाल बुरा किया गया था, मुल्क की सियासत मुआशरा सबको तबाह किया गया था। उसके बहुत मरकजी किरदार है जस्टिस एजाजुल एहसन साहब। और कोई किसी खतरे को देखते हुए अपने चीफ जस्टिस बनने से 10 महीने पहले राय फरार इख्तियार कर लेना, इस बात का दिफा कर कौन सकता है कि जी आपने बजाय इसके कि सामना करते अगर आप पर इल्जाम कोई लगने वाला था और वो झूठा इल्जाम था और आपको लगने वाला, उससे पहले रिजाइन कर दिया। अच्छा शाहजेब, आप ये बताइएगा, जिस तरह अभी आपने थोड़ी देर पहले गुफ्तगू भी की है कि एक प्रोजेक्ट को 2018 में इंस्टॉल करने के लिए मुख्तलिफ इदारों में हमने देखा कि मुख्तलिफ किरदार बिठाए गए और किस तरह से सियासी इंजीनियरिंग की गई। आपको लगता है कि हम वो वक्त अब विटनेस कर रहे हैं कि तमाम गलतियों को अंडू किया जा रहा है, कोर्स करेक्शन की तरफ जा रहे हैं हम क्या? गलतियां अंडू से ज्यादा ऐसा लगता है कि जो किरदार थे उस सारे के सारे निजाम के 2017 से, तो वो एक एक करके गिर रहे हैं। पहले जाहिर है जनरल बाजवा चाहते थे उन्हें एक्सटेंशन मिले, वो उन्हें नहीं मिली। फिर जनरल फैज हमीद DGISI रहे, ये इमरान खान चाहते थे, नहीं रह सके। फिर उनको आर्मी चीफ बनना था जो 10 साल का प्रोजेक्ट था, वो नहीं बन सके। इमरान खान अपने 5 साल पूरे नहीं कर सके। तो एक एक करके ये सब हुआ। फिर जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ ना बने, इमरान खान ने आखिर तक कोशिश की मगर वो भी नहीं हो सका। और उसके बाद जस्टिस काजी फायद ईसा, जिनके लिए पूरी कोशिश की गई थी कि वो चीफ जस्टिस ना तो क्या जज ही ना रहे, और अपने खानदान समेत उनके खिलाफ जो प्रोपेगेंडा किया गया, वो मुल्क के चीफ जस्टिस बन गए। जनरल आसिम मुनीर मुल्क के आर्मी चीफ बन गए। और फिर वो जो किरदार थे वो एक एक करके गिर रहे हैं। तो उमरता बंदियाल तो रिटायर हो गए, हालांकि बहुत कंट्रोवर्शियल उनका करियर रहा, मगर नकवी हो और फिर जस्टिस एजाजुल एहसन जिन्हें 10 माह बाद चीफ जस्टिस बनना था, ये वो किरदार है एजाजुल एहसन साहब खास तौर पर, जो इस पूरे के पूरे निजाम का जो 6-7 साल में तबाही हुई है इस मुल्क की, उसका मरकजी किरदार थे। जो सियासी मुआशी और माशरती तबाही इस मुल्क की हुई है, उसका मरकजी किरदार थे ये इंसान। अब कोई ऐसी चीज के जी जो इनके खिलाफ शिकायत आनी थी, जिसकी सिर्फ कयासराइयां हो रही थी, उससे डर के आप पहले ही मुस्ताफी हो जाए बजाय इसके आप सामना करें। हालांकि 8-10 महीने आपने निकालने थे और फिर आपने चीफ जस्टिस बन जाना था मुल्क का। क्या ऐसे इमीडिएट नौयत की मामला थे जिनका वो सामना करने को तैयार नहीं थे? हालांकि 2 दिन पहले उनका ऐसा इख्तिलाफी नोट आया जिसमें वो बयान कर रहे थे कि नकवी साहब के खिलाफ ये जो इल्जाम है उसमें वजन नहीं है। ये बहुत सारे सवाल पैदा करता है कि वो एक एक किरदार उस हाइब्रिड रजीम को जिस तरीके से बनाया गया, जिसके ज़ाहिर मकासद आज तक भुगत रहे हैं। और ऐसा लगता है कि मुल्क में शायद एक खालिस जमहूरी हुकूमत मुश्किल ही देखने को मिले, जो मिले वो हाइब्रिड ही सूरत में मिले। 16 माह की हुकूमत भी एक हाइब्रिड ही हुकूमत थी कि जिसकी बुनियाद 2018 में पड़ी। उसके बाद अब मुल्क एक हाइब्रिड रजीम से निकल पाएगा नहीं निकल पाएगा, मगर बुनियाद रखने वालों का में जो चेहरा है वो जैसे एजाजुल एहसन को भी जाता है, जो आज माजूद के साथ ये कहना पड़ेगा कि उन्होंने कोशिश की है पतली गली से निकलने की, बजाय इसके कि इल्जामात का सामना करने के चीफ जस्टिस बनने जा रहे थे वो। और इस तरीके से जो आज वजी ने भी बड़ी आम बात की कि जो फैसला हुआ जैसे काजी फैसला साहब की तरफ से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कि सिर्फ आप मुस्ताफी होके फरार नहीं हो सकते, आपको भुगतना पड़ेगा इल्जामात को, उसके फौरन बाद एजाजुल एहसन साहब इस्तीफा दे देते हैं कि उनकी मेरे खिलाफ भी शिकायत ना आ जाए और फिर वो मुंतकी इंजाम तक ना पहुंचे। तो ये बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं। अच्छा, एक और एंगल से शायद हम इसको देखने की कोशिश करते हैं। परसों रात एक नोट सामने आया था, लिखा पहले गया था जस्टिस एजाजुल एहसन का जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के हवाले से। उन्होंने पूरा जोर जो है वो दिया था जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी को। उन्होंने कहा था बेसलेस है इनके खिलाफ जो इल्जामात हैं उसमें सब्सटेंस नहीं है। ऐसे में जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी का इस्तीफा कितना बड़ा ब्लो बैक साबित हुआ होगा जस्टिस एजाजुल एहसन के लिए कि वो खुद भी अपने आप को संभाल नहीं पाए। देखिए, एक बात तो तय थी ना कि धरने के तौर पर सुप्रीम कोर्ट चलाई जा रही थी, जिसमें उमरता बंदियाल ने जो एक जुल्म किया अदालत के साथ वो ये किया कि उसे धरनों में तकसीम दर तकसीम कर दिया
पहले तो जाहिर है बहुत सारे जजेस ने मिलकर जैसे काजी फैसा को टारगेट किया, वो जो रजीम था उसके जितने भी किरदार थे उन सब ने मिलकर जैसे काजी फैसा को टारगेट किया। ये वही रजीम था जिसमें कुछ सिविलियन माफिया कहता था सियासतदानों को, कोई गॉड फादर कहता था सियासतदानों को। तो इस पूरे रजीम ने का पहला टारगेट जिसमें काजी फैसा थे, मगर उसके बाद जो धड़ों में तकसीम होती गई अदालत, वो इस वजह से गई कि आपने जैसे काजी फैसा जब बच गए और कुछ जजेस ने ये फैसला दिया कि जिसमें काजी फैसा के साथ जो कुछ जुल्म हो रहा है नहीं होने देंगे, तो वहां से तकसीम शुरू हुई और वो तकसीम इतनी बढ़ गई कि फिर जस्टिस उमरता बंदियाल साहब को ये नजर आने लगा कि जजेस तो सिर्फ 3 ही है सुप्रीम कोर्ट में, बाकी सब तो फारिग हैं, उन्हें कोई आम मुकदमा देने की जरूरत नहीं है, तो मैं जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल हसन इस मुल्क के सारे फैसले करेंगे। और उन मुश्किल और उस सारे फैसलों में पहले उन्होंने पंजाब का क्राइसिस पैदा किया। पंजाब का क्राइसिस हमजा शहबाज की हुकूमत गिराने के लिए और तहरीक इंसाफ को दोबारा हुकूमत देने के लिए आइन को इस तरह लिख दिया कि बेंच के 2 मेंबर्स ने कहा कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट किया है। फिर जब इमरान खान साहब प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे थे और याया अफरीदी साहब ने कहा कि जो अंडरटेकिंग खुद दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में उसी की खिलाफवर्जी कर गए हैं और डी चौक में आके इमरान खान साहब, तो हमें जजेस से रिमार्क्स नजर आते थे उमरता बंदियाल और दीगर जजेस से कि हो सकता है हमारा पैगाम इमरान खान तक ना पहुंचा, हालांकि वीडियोस मौजूद थी जिसमें इमरान खान साहब कह रहे सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ गया है। तो ये तो वो हाइब्रिड रिजीम था जिसने जस्टिस काजी फैसा को टारगेट किया, वहां से अपनी अदालत को तकसीम करना शुरू किया और फिर तकसीम इतनी हो गई कि 3 जजेस तक अदालत महदूद रह गई थी जस्टिस उमरता बंदियाल के टेन्योर में। फिर जाहिर है नून लीग ने कॉम्प्रोमाइज किया, उन्होंने कुछ और जजेस हायर की अदालत में तैनात किए और उसके बाद हमें नजर आया कि हर फैसला आगे बढ़ने से पहले स्ट्राइक डाउन हो जाता था। ऑडियो लीक्स आई और ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए जैसे काजी फैसा की सरबराही में कमीशन बना, तो उस कमीशन की पहली मीटिंग के बाद उसे काम करने से रोक दिया गया। फिर एक लॉ आया जिसमें चीफ जस्टिस के इख्तियारात को डिवाइड किया गया, तो उस लॉ पर अमल दरामद से रोक दिया गया, उसे सस्पेंड नहीं रखा जिसे उमरता बंदियाल ने अपने पूरे के पूरे करियर में। तो ये अब ऐसा लग रहा है ताश के पत्तों की तरह गिर रहा है। ये जो एक धड़ा बनाया गया था अपना, उसके 2 मरकजी किरदार अचानक एक दिन के फर्क से मुस्ताफी हो गए हैं बजाय इसके इल्जामात का सामना करते। ठीक है।